सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। तारीख इस्लाम में एक खातून ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी सारी ज़िंदगी मुसलमान ज़ख्मियों की खिदमत और तीमारदारी के लिए वक्फ कर दी थी। उनका नाम था सैयदा रफ़ीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ग़ज़वा खंदक के मौके पर भी सैयदा रफ़ीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अहम किरदार अदा किया। जब कुरैश ने कबाइल अरब को इकट्ठा करके एक अजीम लश्कर की सूरत में मदीना मुनव्वरा पर ला खड़ा किया, वो मुसलमानों को सिरे से ख़त्म कर देना चाहते थे। सैयदा रफ़ीदा ने खंदक के करीब एक खैमा लगा रखा था। जिस वक्त खंदक के दिन हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीर रग में आ लगा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब से उनको देखभाल करने के लिए खैमा लगवा दिया था। सैयदा रफ़ीदा हज़रत साद की तीमारदारी पर कमर बस्ता रहीं और हर तरह से जहाँ तक उनसे हो सका उनका ख्याल रखती रहीं और उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश भी करती रहीं। नाज़रीन, आज नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लोगों की अक़लियत शोबा सेहत में सबसे, अगर मैं कहूँ कि अहम किरदार सिर्फ डॉक्टर्स का समझती है तो गलत नहीं होगा कि बड़ी गलत फहमी है कि आपको लगता है कि डॉक्टर का ही बड़ा किरदार है। दर हकीकत जो हकीकत है, डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज, वार्ड बॉयज़ और दीगर स्टाफ की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी डॉक्टर की होती है। और तारीख़ इस्लाम में नर्सिंग की बेहतरीन मिसाल वही है जो मैंने आपको आज सुना दी सैयदा रफ़ीदा के हवाले से। नर्सिंग का शोबा यकीनन बहुत मोअज़्ज़ज़ और अहम तरीन शोबा है। जितनी रिस्पेक्ट हम करें इनकी उतनी कम है। अगर मैं कह दूं कि रीढ़ की हड्डी जैसी अहमियत रखता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कोरोना वायरस फैलने के बाद दुनिया भर में जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है। डॉक्टर्स और वो अमला जो अपनी जान खतरे में डालकर इंसानियत को बचाने के लिए मैदान में है, वो बिलाशुबा खिराज तहसीन का मुस्तहिक है। आज मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम में अपने मुल्क की तमाम नर्सों को सलाम पेश करूँगी जो दिन रात ज़ख्मियों की, मरीज़ों की ना सिर्फ खिदमत करती हैं बल्कि हर कुदरती आफत या जंगी सूरत हाल में डॉक्टर्स के शाना बशाना खड़े होकर इस मुल्क और कौम की खिदमत करती हैं। इस मुल्क की खिदमत करने का अज़्म तो खैर बहुत सारे लोगों ने किया। आज इस सूरत हाल में जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया इसका इलाज तलाश कर रही है, इस वक्त भी जब हमारे मुल्क के डॉक्टर्स और नर्सेज कोरोना से लड़ने के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश कर रहे हैं, इस वक्त भी मुल्क चलाने वाले एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दाग रहे हैं, एक दूसरे से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। दुनिया में कोरोना का मसला चल रहा है और पाकिस्तान में सिंध और विफाक आमने सामने। सिंध और विफाक के दरमियान आप देख रहे होंगे कि मुहाज़राई जारी है। विफाक कहता है कि सिंध हुकूमत सिंध कार्ड खेल रही है और सिंध हुकूमत कहती है कि विफाक किसी एक मामले पर संजीदा नहीं, कोई एक मामला ऐसा नहीं जिस पर संजीदा है और ना ही सूबाई हुकूमत का साथ दे रहा है। मुल्क में कोरोना का पहला केस आने से लेकर अब तक इक़दामात होने से ज़्यादा इल्ज़ामात लग चुके हैं। आप अग्री करेंगे मेरी बात से। और इन इल्ज़ामात में मुसलसल अगर मैं कहूँ कि शिद्दत आ रही है तो गलत नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान तो सिंध हुकूमत के निशाने पर थे ही, लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी भी आप देख लें कि उन पर भी तनकीद जारी है और इसकी वजह कोई ना कोई वजह होती है तनकीद की। इसकी वजह क्या बनी देखिए सर। पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी, वहां आज सुबाइयत की बू आ रही है। कराची उतना मेरा है जितना आपका है, आप सिंध के ठेकेदार मत बने। फिर कहती है हमें 18वीं तरमीम का ताना देते हैं, फिर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये 18वीं तरमीम को छेड़ने की बात की जा रही है, 18वीं तरमीम को दफन करने की बात की जा रही है। हरगिज नहीं, 18वीं तरमीम हमारी है, ये आइन हमारा है। हम 18वीं तरमीम को आज भी मानते हैं। हमारे पास तो 2/3 अक्सरियत है नहीं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी ईमा और आपकी मर्जी के बगैर तरमीम हो ही नहीं सकती। कल भी मैंने सुना बड़ा जुल्म हो गया, दुहाई ऑर्डिनेंस जो है वो वापस कर दिया गया। लेकिन सिंध हुकूमत अपने गिरबान में झांक के तो देखे वो ऑर्डिनेंस क्या ला रही है। क्या सिंध हुकूमत उन चीजों पर
कानून साजी कर सकती है जो उनके जिम्मे में नहीं आती। शाह महमूद कुरैशी साहब के इस बयान ने सिंध हुकूमत को मजीद तैश दिला दिया। वो कहते हैं कि सिंध पर सियासत करने के बजाय वफाक अपनी तर्ज सियासत और तर्ज हुकूमत ठीक करे। बिलावल साहब ने तो शाह महमूद कुरैशी साहब से इस्तीफे का मुतालिबा भी किया, ये भी जरा सुन लीजिए। ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है? एक वफाकी वजीर इस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इसका मतलब क्या है? हम तो हर सूबे की बात करते हैं, लेकिन जब मैं सिंध का साथ चुनाव इंसाफी हो रहा है इसका बात करता हूं तो हमें कहा जाता है कि मैं सिंध कार्ड खेल रहा हूं। मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो, और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। इस किस्म का बयानबाजी हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस किस्म की बयानबाजी से पाकिस्तान की वफाक को नुकसान। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ कार्ड्स वक्फे वक्फे से खेले जाते रहे, कभी कौमियत और कभी फ़िरका वारियत, कभी ज़बान तो कभी रंगो नस्ल को बुनियाद बनाकर, तो कभी मज़हब कार्ड के ज़रिए लोगों की हिमायत हासिल करने की कोशिश की जाती रही है। हाल ही में होने वाला मिलन मार्च, आज़ादी मार्च, जिसके पता नहीं कितने नाम थे, जिसकी क़ियादत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की थी, उसमें भी आपने देखा होगा भरपूर अंदाज में मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया गया था और खुलेआम किया गया था। कंटेनर पर खड़े होकर तौहीने मज़हब के फतवे जारी किए गए थे। ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत का नाम लेकर सियासी मुखालिफिन पर बाकायदा लान तान की गई थी और उस जलसे में पूरी अपोजिशन शरीक थी, पूरी अपोजिशन। खुद पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ ऐसे बयानात भी दिए गए थे, ये ज़रा देखिए, उसके बाद मेहमानों को तारुफ करवाती हूँ। खुदारा सिंध की आवाम को इस बात पर सजा ना दें कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। हमारा पानी आपने बंद कर दिया, हमारी गैस आपने बंद कर दी, अब पैसे भी आप हमारे बंद कर रहे हो कि हम सिंध के अंदर तरक्की ना कर सके। इन्होंने सिंध को पैगाम दिया, सिंध की कौम को पैगाम दिया है कि हम आपका पानी बंद करेंगे। पैगाम आज से पहले हम मोदी से सुनते थे, भारत से सुनते थे और समझ आती थी कि हमारा दुश्मन है, मगर ये कैसे दुश्मन है जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। आप सिंधी कौम को पैगाम दे दें कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। आप सिंध में आप 10 लाख लोगों को बेरोजगार करते हैं। कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाम पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड का तासुर मुस्तरद कर रही है, लेकिन ये बयाना देने वाले भी पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी जानिब अगर यही काम MKM पाकिस्तान करती है तो पीपल्स पार्टी उन पर बहुत शदीद तनकीद करती है। लेकिन इस वक्त जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है कि सिंध में अपना लोहा मनवाएंगे, क्या ये बयान इस वक्त देना मुनासिब था, जबकि पूरी दुनिया कोरोना का इलाज ढूंढ रही है और शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसे बयान दे रहे हैं? हैरत है मुझे। पूरी दुनिया का मसला मुश्तरका है, इस वक्त भी कोई सिंध में अपना लोहा मनवाना चाहता है तो कोई विफाक को हर मसले का जिम्मेदार ठहराता है। क्या इस वक्त ये सियासत पाकिस्तान के लिए सेहतमंद है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दोनों जो मेहमान मौजूद हैं, क्यों मोहताज नहीं है, नबील गबोल साहब और शौकत बसरा साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नबील गबोल साहब, आपसे शुरू करूँगी, आपकी तरफ आना चाहूँगी। नबील साहब, यकीन जानिए बड़ा अफसोस होता है, और बल्कि जो समझबूझ रखने वाले सियासतदान हैं उनको भी यकीनी तौर पे अफसोस होता होगा, क्योंकि सियासत तो इबादत है और आप लोग सियासत में इसीलिए आते हैं कि हमने इबादत करनी है। अब जब कोरोना का मसला, ये वबा पूरी आलम को परेशान कर रही है, पूरा आलम इस वबा का इलाज ढूंढ रहा है, पूरी दुनिया इसका इलाज ढूंढ रही है, हम अभी भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जी सिंध नंबर ले रहा है, विफाक नंबर ले रहा है, इसकी टांग खींचनी है, उसकी टांग खींचनी है। मुझे यकीन जानिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, मुझे कभी नहीं लगता कि विफाक और सिंध दोनों हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करें। मुझे तो लगता है इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हो गए हैं। देखें, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से इस तरह का बयान से मुझे बड़ा दुख हुआ। पूरे शाह महमूद कुरैशी की जो मुरीद है वो सिंध के काफ़ी ज़िलों में मौजूद है और सिंध को वो बड़ा विजिट भी करते हैं और बड़ी मोहब्बत भी दिखाते हैं। हम यही कह रहे हैं कि देखें, हम उस जमात से हैं और हम शौकत बसरा हो या मैं या शाह महमूद कुरैशी, हम तीनों पीपल्स पार्टी थे या हैं, लेकिन जब एक वंस अ पीपल इज ऑलवेज अ पीपल। तो ये चीज़ मैं बता दूं कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर जब हम कहते थे तो वाहिद जमात थी जो फेडरेशन की जमात। पीपल्स पार्टी हर सूबे से इलेक्शन जीतती थी। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून आई तो वो सिर्फ पंजाब से जीतती थी
और इतने वोट होते थे कि वो वजीर आजम सिंध से उनको एक सीट भी नहीं मिली। और पीटीआई की भी ये जो 14 सीटें इनको मिली है, किस तरह मिली है दुनिया जानती है कराची से। तो मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी को ये बात पीपल्स पार्टी के लिए नहीं कहना चाहिए कि सूबायत की बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है या इस तरह के बात के लोहा मनवाएंगे सिंध में आकर। हम तो कहते हैं भाई आए मुकाबला करें। आपने जिस 2018 में आरटीएच के वजह से 14 सीटें कराची से तो आप लेकर गए हैं, लेकिन इस दफा आपको ये मौका नहीं मिलेगा। आपके पास सिंध में लोग ही नहीं है। मुझे बताएं कौन आपके पास ऐसा है जिसके अपने घर से भी उसको वोट मिले। आपके तो वो लोग हैं जो सिलेक्टेड लोग हैं। तो सिलेक्टेड लोगों को पार्टी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ हम पीपल्स पार्टी वाई जमात है, आगे भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम चारों सूबों से सीटें निकालेंगे। और आज भी हम कहते हैं कि सिंध मीन्स पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान का पहला रेजोल्यूशन पास हुआ सिंध असेंबली से। अच्छा नबील साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी। मेरे दादा सिग्नेचर की है। मेरे दादा ने 1936 की जो पहली सिंध असेंबली थी उसमें मेरे दादा खान बहादुर अला बख्श गबूर के सिग्नेचर है कि जिसने कहा था कि सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन में साइन किया था। और आज अब हम सिंधियों के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सूबियत की जो है आप उसे बदबू आती है। तो ये आप खुद सिंधियों को नाराज कर रहे हैं और अपने खिलाफ नाराज कर रहे हैं, जबकि पूरे सिंध में आपका एक वोट बैंक भी। ठीक है जी, ठीक है नबील साहब, मैं बसरा साहब की तरफ जाती हूँ। अच्छा नबील साहब, आपने अभी अपने जवाब में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मैं जो बात करना चाह रही थी कि सिंध और विफाक आमने सामने है, ठीक है आप गिला कर सकते हैं, उन्होंने गलत बात की, मैंने भी प्रोग्राम में कहा उन्होंने बहुत गलत बात की, उस टाइम पे इस तरह की बात करना बनता नहीं था। लेकिन आपने भी जवाब में दो बातें ऐसी कही जिस पर यकीनी तौर पर बसरा साहब रिएक्ट करेंगे और मेरे प्रोग्राम में भी वही चीज़ होगी जो मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए कि आप लोग विफाक हो, सूबे हो, सब पाकिस्तान है। लेकिन आपने उनको सिलेक्टेड भी बोल दिया अपने जवाब में और आपने साथ ये भी कह दिया कि जिस तरह उनको सीटें मिली थी सबको पता है। जी बसरा साहब। डॉक्टर फिज़ा, सबसे पहले तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम आलम इंसानियत को, पाकिस्तान को कोरोना वायरस से महफूज रखे। और इंट्रो में आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आज नर्सेज़ का आलमी दिन है, तो मैं तमाम नर्सेज़ को पूरी कौम की जानिब से, जो हमारी माएँ और बहनें हैं, सबको पूरी कौम की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। और वैसे भी आजकल कोरोना में मैं समझता हूँ हमारी नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान पुलिस है, हमारा मीडिया है, हमारे सफाई वाले वर्कर्स हैं, सब फ्रंट लाइन पे अपनी जंग लड़ रहे हैं और बिल्कुल मैं समझता हूँ मैदान जंग में हैं और अपनी जान हथेली पे रखकर अल्लाह के बाद हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। डॉक्टर फिज़ा, ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं नबील कबूल साहब के साथ हमने बड़ा काम किया पीपल्स पार्टी में। गुजारिश ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती है और ये मैं समझता हूँ जो आमर डिक्टेटर ज़ियाउल हक, जितना नुकसान पाकिस्तान का उस आमिर ने किया है, वैसे तो वो दुनिया से चला गया है, लेकिन पाकिस्तान में जितनी बीमारियां हैं, ये सूबाई तअस्सुब की आप बात कर रही हैं, आप तो सूबाइयत की बात कर रही हैं। यहाँ पे आजकल आज भी हम लोग उस डिक्टेटर आमिर ज़ियाउल हक की वजह से, जिसने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, जिसने हेरोइन दी, जिसने क्लाशिकोफ कल्चर दिया, जिसने ये तअस्सुब दिया, लसानियत दी, आज हम बरादरियों से नहीं निकल रहे। अभी तक मैं जाट हूँ, कोई हराई है, कोई राजपूत है, आप तो सूबाइयत की बात कर रही हैं, फ़िरका वारियत की बात कर रही हैं। असल में गुजारिश सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल ये कह रहा है हम सब लोगों को ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखें, हुआ ये है कि ये कोरोना का ये जो कुदरती आफत है जो इस वक्त आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है, डॉक्टर फिज़ा मुझे आप बेहतर समझते हैं, माशाल्लाह बाय प्रोफेशन आप भी डॉक्टर हैं। ये अमेरिका में, जर्मनी में, यूके में, फ्रांस में 219 ममालिक के अंदर ये कोरोना आया। वहाँ पे तो अल्लाह का अजाब है। पाकिस्तान में आ गया तो तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नाकामी है। अब ये बीमार जहनीत नहीं तो और क्या है। अच्छा, उससे बढ़कर आगे देखें, ये जी कोरोना वायरस इस वजह से फैल गया, ताफ्तान की वजह से फैल गया, हमारी जी तबलीगी जमात की वजह से फैल गया। जाने दो यार, ये ताफ्तान वाले लोग हों, ये तबलीगी जमात वाले लोग हों, ये हम सब हमारे लोग हैं, सब नेक लोग हैं। ये कोरोना वायरस है, कुदरती आफत है। डे 1 से जब से ये शुरू हुआ, इन्होंने टारगेट कर लिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को। गुजारिश ये है
कि आज अच्छा बसरा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, देखिए मेरी बात सुने, एक सहाफी की तो कोई पार्टी नहीं होती ना, जो बात आप गलत करेंगे मैं आपको भी पकड़ूंगी, जो नबील साहब गलत करेंगे उनसे भी पूछूंगी। एक मिनट, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कोरोना की बात की, आप लोग सिंध में सियासत का क्यों सोच रहे हैं? फिर सिंध में सियासत का सोचना और शामिल कुरैशी साहब का इस तरह का बयान देना कि जिस सिंध में अपना लोहा मनवाएंगे, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखें, आप जरा उठाकर देख लें कि जब से ये मामला शुरू हुआ है तमाम मीटिंग्स होती हैं, तमाम में कंसेंसस होता है। मैं माजी की मीटिंग्स छोड़ देता हूँ डॉक्टर फिजा, ये जो लास्ट मीटिंग हुई है जिसके अंदर लॉकडाउन ईज करने का प्लान हुआ, तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, उसमें दो हुकूमतें हैं, नून लीग की कश्मीर में और जीबी में, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तमाम फैसले मुतफिका तौर पर हुए। जैसे ये लोग बाहर पहुंचे इन्होंने तोपों का रुख फिर कर दिया। भाई अगर आपको किसी बात पे इतराज था, आप चाहते थे कि लॉकडाउन खत्म ना हो, तो आपने वहां पे क्यों इत्तेफाक किया? अब जो बात आप मौजूदा कर रही हैं कि आज जो बात बिलावल साहब कर रहे थे, देखें मैं फिर कहूंगा, खुद मुंह से निकल गया नबील कबूल साहब के, ये पार्टी फेडरेशन की पार्टी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और शहीद बीबी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो कभी सिंध की बात नहीं करते थे, कभी सूबाइयत की बात नहीं करते थे, और जब वो समझते थे कुछ तो वो हुकूमत छोड़कर बाहर आ जाते थे सूबे की। आपने तो खुद अपने आप को महदूद किया है। और बात यह है कि आज आपकी तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, भाई आपका अपना सूबा है, आप एक मिनट शाह महमूद कुरैशी साहब ने जोशे जज्बात में रिएक्ट किया, जब आप इस इस्तीफा दे दें, ओ भाई ये कोई खिलौना है, हर बात के बाद इस्तीफा दे दें। भाई आपके पास कानूनी तरीका है, अगर आपके पास अक्सरियत है जाएं जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें। तो मैं इनसे यही कहूंगा कि खुदारा इस बात पे तवज्जो दें। लोग उन ममालिक में जहां पर उनका हेल्थ का निजाम आसमान से बातें कर रहा था, कीड़े मकोड़ों की तरह वहां मर रहे हैं। इस्तीफे की बात करते हैं, इस्तीफा तो आप भी नवाज शरीफ साहब से ऐसे मांगते थे जैसे इस्तीफा नहीं होगा कोई खिलौना हो गया था। वो भी वजीर आजम ही थे ना जब आप लोग इस्तीफा मांगते, तो फिर आप उस बात को हजम कर लिया करें ना। ठीक है ये सियासत है चल रही है, लेकिन उसमें इस तरह की बातें करना, उसको जस्टिफाई करना, मुझे बात बहुत गलत है कि, और शाह महमूद कुरैशी साहब से मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो इस तरह की बात करेंगे, बड़े सीनियर वो सियासतदार हैं। नबील साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। नबील साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी बसरा साहब ने भी बात की, और ये बात अक्सर लोग करते हैं, आपने भी सुन रखी होगी बहुत ज्यादा, कि जी जब मीटिंग्स हो रही होती हैं तब आप तमाम लोग एक पेज पर होते हैं, जैसे आप लोग बाहर आते हैं कैमरा ऑन होता है तो आप लोग तोपों का रुख पीटीआई की तरफ कर लेते हैं। इस बात को, या इल्जाम ये ना जारी बात है, साबित करना होगा, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर बाकी वहां पे अंदर बैठ के आप सब एक होते हैं, बाहर आते हैं कैमरा ऑन होते हैं, तो आप इनके खिलाफ हो जाते हैं? देखिए मैं आपको कहूं कि जो हुकूमत होती है, हुकूमत हमेशा जो है जी वो गवर्नेंस इस तरह करती है कि आवाम को भी वो देखती है, आवाम के मसाइल भी हल करती है। उसका ये काम नहीं होता है कि ऑपोजिशन के साथ बैठ के जो है महाजाराई। यहाँ पर क्या होता है कि जो कराची से इलेक्टेड नुमाइंदे हैं इनके, और जो फिर कराची से मिनिस्टर भी बन गए, उनको कहा जाता है इस्लामाबाद से कि जाए जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें पीपल्स पार्टी। बदले में फिर पीपल्स पार्टी को जवाब देना अपने आप को। देखे जो हम पे इल्जाम लगा, पहले इन्होंने ये कहाँ से लेकर आए 8 अरब रुपए हमें मिले, जो कि सरासर झूठ है, हमें कोई 8 अरब रुपए नहीं मिले। पहले कहा जी 8 अरब रुपए का हिसाब दे, तो भाई आपने तो हमें कुछ नहीं दिया है ना। आप उस वक्त हमसे हिसाब मांगे जब आप हमें फंड दे, वफाक का काम है सूबों को फंड देना। आप हमें बताएं आपने 1 रुपए का फंड जो है सिंध हुकूमत को नहीं दिया पिछले 18 महीनों में। हम कहते हैं कि देखें हम कराची, हम सिंध, हम जब कराची की बात करते हैं तो कराची लार्जेस्ट टैक्स पेयर सिटी है। कराची के से आप जो है हम हमारे फंड से वफाक में आप जाकर जो है डेवलपमेंट के काम करते हो, लेकिन बदले में जो हमारा हक है NFC अवार्ड के मुताबिक आप हमें वो तो दें जो हम जिसे डेवलपमेंट करें। अब मैं आपको मामूली मिसाल दूं, ये जो ग्रीन लाइन बसेज है, ये जो हमने रोड बनाया था, जो वफाक के प्रोजेक्ट है, वो काम बंद है इस वजह से क्योंकि फंड्स नहीं दिए जा रहे, बसें नहीं दी जा रही। यानी हम कहाँ से देखें, हम पर ये लाजमी करार दिया कि 70% टैक्स जो आपको पता है जो कोर्ट कराची में, हम यहाँ से कस्टम ड्यूटीज, हम यहाँ से टैक्सेस, हम यहाँ से जमा करके वफाक को देते हैं कि बदले में हमें उसका जो है जो हमारा फिक्स्ड अमाउंट है वो हमें देंगे, वो भी हमें नहीं दे रहे हैं। कोरोना के इस लड़ाई में, कोरोना के जंग में हमें ये बता दे वफाक के 1 रुपए का भी फंड इन्होंने हमें दिया,
नहीं देते हैं और फिर हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम सूबे की ठीक है, बसरा साहब से पूछती हूँ जरा। बसरा साहब ठीक है, वो बात जो कह रहे हैं आपने सुनी, टिड्डी दिल का जो मसला है जी, सिंध हुकूमत आपसे ताउन की अपील कर रही है, लेकिन आपने इस मामले को भी अगर मैं डिस्कस करूं तो आपने उनको एक जहाज दिया, वो भी पायलट के बगैर। अब यही क्या तरीका है बसरा साहब, ये समझा दीजिए। अच्छा, मैं पहले नबील गबोल साहब ने एक दो बातें की हैं, मैं करेक्ट कर दूं, कह रहे हैं कुछ नहीं दिया, टाइम कम है। पहले इस बात का जवाब दें, मैंने पूछा, फिर आप उनको करेक्ट कीजिएगा। बसरा साहब पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि जवाब रह जाएगा। इस बात कभी ये हो सकता है, अभी मुझे बताएं डॉक्टर फिजा, क्या कोई सेंस है कि अगर आप जहाज देंगे तो पायलट नहीं देंगे? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ का एक पहाड़ तराशा जाता है पॉइंट स्कोरिंग के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि एक मिनट यहीं पे खड़े हो, एक मिनट यहीं पे रुक जाइए बसरा साहब, एक मिनट। नबील कबूल साहब, मैं इसका जवाब फौरन चाहूंगी आपसे। वो कह रहे थे झूठ है ये, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपके सामने कह रहे हैं आप कौन सी जहाज की बात कर रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन शौकत बसरा को ज्यादा पता है कि बगैर पायलट का भी कोई जहाज जो है चलता है। मुझे नहीं पता आप कौन सी जहाज की बात कर रहे हैं। नबील साहब की आवाज मेरे कट कट के आ रही है। नबील साहब की आवाज ऑन एयर जा रही है, ठीक। अच्छा, अब मैं दूसरी बात देखें, चले मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा कर जी, आपका लास्ट कमेंट। दूसरी बात का जवाब दूं, मैं दूसरी बात कहूं, ठीक है, आप ब्रेक के बाद भी मेरे साथ होंगे बसरा साहब, ठीक है जी जी, आप करें बात। बल्कि ब्रेक के बाद बात करते हैं, मुझे अर्जेंट ब्रेक का कहा जा रहा है और नबील कबूल साहब की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। रजा, उस आवाज को भी जरा सेट कीजिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मैं बात कर रही थी सिंध और विफाक के दरमियान बढ़ती लफ्जी जंग की। अब मेरे साथ इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार बतौर गेस्ट आरिफ निज़ामी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। निज़ामी साहब वार्म वेलकम। और निज़ामी साहब हमारे साथ नबील गबोल साहब और शौकत बसरा साहब भी मौजूद हैं। बसरा साहब और गबोल साहब आपको भी दोबारा से वार्म वेलकम। निज़ामी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि सिंध हुकूमत में से सुबाइयत की बू आ रही है, आपको भी आ रही है निज़ामी साहब? और इतने सीनियर सियासतदान का इस तरह का बयान, इस तरह के हालात में आ जाना कि सिंध में अपना लोहा मनवाएंगे, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? निज़ामी साहब, निज़ामी साहब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ठीक है, शायद निज़ामी साहब मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन देख सकती हूँ पीजीएम में। ठीक है जी, बसरा साहब मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना था, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि वफाक ने तो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को अक्रॉस द बोर्ड 12,000 के हिसाब से तकसीम किया। तो मुझे और उसके बाद 3 पानी की मद में, बिजली की मद में, सुई गैस की मद में 3-3 महीने का बिल था, उसमें कंसेशन दिया। इसी तरह नौजवानों में आसान कर्जे। इनसे पूछें कि 18वीं तरमीम का जो बड़ा आजकल शोर मचा रहे हैं और बड़ा क्रेडिट लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, नबील साहब हमेशा फैक्ट पे बात करते हैं, आज मेरे ख्याल में वो भी जोश में है जिस तरह बिलावल साहब जोश में थे। इनसे ये पूछें कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने बाकायदा सिंध हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि भाई वो किधर चला गया 8 अरब रुपए का जो आपने राशन तकसीम किया था, वो बता दें किधर है। अच्छा, जब इनसे ये पूछते हैं कि भाई आपका जो हेल्थ का सब्जेक्ट है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, ये सूबों का है, फिर ये देखना शुरू कर देते हैं मरकज़ की तरफ, नहीं जी मरकज़ हमें दे। तो मेरे ख्याल में ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये नहीं होने चाहिए। आपसे इसका जवाब लूंगी, सुनिए। मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ। अभी मैं एक बात कहूँ, नबील साहब फिर मैं कह रहा हूँ बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, मैं इनसे सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि अगर जो इस वक्त तवज्जो दी जा रही है और सिंध हुकूमत जो है मैं समझता हूँ अगर कॉन्सनट्रेट करे। देखें ना अभी क्या हो रहा है, लॉकडाउन का मामला हुआ, मेरा तल्लुक करुणाबाद बाबर नगर से है। आप यकीन माने डॉक्टर फिजा, लोगों जब ये लॉकडाउन था उस वक्त भी लोग बहुत तंग थे और लोगों की आंखों में दहशत, वहशत और खौफ नजर आ रहा था। लोग इस बात पे आ गए थे कि मर जाए या मर जाएंगे, कोरोना से अगर मरना ही मरना है तो हम। निज़ामी साहब अब आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। नबील गबोल साहब और शौकत बसरा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी जी, मैं निज़ामी साहब को जरा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। निज़ामी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आपने भी सुना होगा कि जी सिंध में अपना लोहा मनवाएंगे, साथ ही कहते हैं सिंध हुकूमत में से सुबाइयत की बू आ रही है। कैसे देखते हैं इस बयान को? एक सीनियर सियासतदान इस तरह का बयान दे और आपको भी सुबाइयत की बू आ रही है उनके बयान से, आप अग्री करते हैं?
आज ये बड़ा अफसोसनाक बयान है। मैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब हो चुके मेरे दोस्त हैं, जो वो शौकत बसरा के साहब की तरह पीपल्स पार्टी में ही होते थे और उनकी हैसियत बिल्कुल एक उस वक्त और थी। अब आज उनको बिलावल के बाद कुछ तरह पर्सनल अटैक करते हुए कोई ठीक नहीं लगी। और ये भी उनके जैसे मैच्योर पॉलिटिशियन से अगर मुराद सईद साहब कहते तो मैं कहता कोई बात नहीं कि जी आप देखिएगा कि हम सिंध से आगे निकल जाएंगे। फिर ये उज़्र लंग पेश करना कि क्योंकि कराची में रिप्रेजेंटेशन नहीं है पीपल्स पार्टी की तो ये पीटीआई का शहर है। अगर ये लॉजिक ले लें तो फिर लाहौर जो है PMLN का शहर है, यहाँ तो पीटीआई को कुछ बोलने का हक नहीं है। तो ये अजीब किस्म की एक सीनियर पॉलिटिशियन की तरफ से मायूस कुन बात थी। और लगता है कि उन्हें ये कहा गया था कि पै जाओ जाके, हालांकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इमरान खान की मौजूदगी में उन्हें चाहिए था एक मुतबरना बयान देते और वो एक कोशिश करते वो कंसेंसस बिल्डिंग हो। ठीक। अच्छा निज़ामी साहब ये भी ज़रा बता दीजिएगा, फिर मैं गबोल साहब आपसे जवाब लूँगी उन तमाम बातों का जो कि बसरा साहब आपसे पूछना चाह रहे थे। निज़ामी साहब, इमरान खान साहब हम देखते हैं कि मुसलसल बिलावल की नज़रों में नाअहल हैं। बिलावल मुसलसल इमरान खान साहब पर तनकीद करते हैं, बल्कि इसी प्रोग्राम में अभी नबील साहब ने खैर उनकी अपनी राय इजहार करते तो उन्होंने अभी बोला कि ये लोग सिलेक्टेड हैं और साथ ही उन्होंने बोला कि जी PTI की वहाँ सीट्स कैसे बनी ये सबको पता है। मतलब अगर इस तरह की बातें होती जाएंगी, मैं सिर्फ एक को नहीं कहूँगी कि वो गलत कर रहे, विफाक सिंध दोनों की जानिब से गलतियाँ हो रही हैं। अगर ऐसे ही होता जाएगा फिर कोई हाथ बढ़ाए और उम्मीद करे कि जी जिसकी जानिब हाथ बढ़ाया जा रहा है उस जानिब से जो की गई तनकीद थी हमारी तरफ से उसका जवाब दे बगैर हमसे विफाक हाथ मिलाएगा, तो इज इट पॉसिबल? इंसानी नफ्सियात क्या है, ऐसे पॉसिबल हो सकता है? सियासी नफ्सियात की मैं बात कर देता हूँ, इंसानी तो एक तरफ रही जी कि ये ठीक है कि सिंध से भी गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन वफाक की एक बुनियादी जिम्मेदारी है, करीदी जिम्मेदारी है कि सब उनको इकाइयों को साथ लेकर चलें। सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, KP हो, सिटिंग गवर्नमेंट पे ज़ाहिर बात है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक की क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये भी बहुत ही बोधी दलील है, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, PTI के नहीं हैं। लेकिन ये जो मुखालफाना बयानबाजी है ना इनके PTI के खिलाड़ियों की, लीडरों की, इसने बहुत फेवर किया है हुकूमत सिंध को। एक तो मुराद अली शाह ने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए कुछ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बेहतर हो या ना हो फैसला कुन ज़रूर थी कि हाँ जी लॉकडाउन कर रहे हैं, आई मीन बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं तो लॉकडाउन में बिलीव ही नहीं करता, फिर स्मार्ट लॉकडाउन की बातें करते हैं, फिर वो कहते हैं गरीब मर जाएगा। हालांकि ये आज जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है कल के दिन भी कि सारे जो लाहौर की कम अज़ कम जो फैशनेबल शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अमीर लोगों से भरी हुई थी। गरीब आदमी क्लब भी खोले जा रहे हैं जो ना गरीब आदमी जाता है ना इस किस्म की जो दुकानें उनसे। तो बहरहाल ये तो एक अलग बहस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले में उन्होंने सिंध को वफाक के मुकाबले में एक बराबर की हैसियत पे खड़ा कर दी, जिस तरह उनका कोई बराह रास्त राइवल हो। हालांकि ये इनको ज़रा थोड़ा सा मतानत और संजीदगी और बुर्दबाजी से चलना चाहिए था। ठीक है जी। नबील कबूल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। निज़ामी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, आपने शौकत बसरा साहब की जो गुफ्तगू सुनी इससे पहले वो आपके हवाले से बात कर रहे थे, सिंध हुकूमत के हवाले से बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रहे थे। आप यकीनन जवाब देना चाहेंगे क्योंकि आप तब मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर फिजा सिर्फ एक फिक्रा नबील साहब ने कहा है सिलेक्टेड है। नबील साहब एक मिनट, हम जीतते हैं सिलेक्टेड है और यहाँ से ये जीतते हैं ये इलेक्टेड है। बसरा साहब आपको बोल सबको बोलने तो देना। आपने जब मुझे मौका दिया, बसरा साहब आपकी तरफ आती हूँ जी। देखिए ना बसरा साहब उन्होंने आपको आराम से सुना, आपके सारे इल्जामात भी आराम से सुने, अब वो जवाब देने जा रहे हैं, आप भी सुनिए जरा तहम्मुल से। जी गबोल साहब जी। बसरा वही बीन बजा रहे हैं जो PTI वाले जो है आ रहे हैं। तो भाई मेरे 8 अरब आप कह रहे हो, 8 अरब आपने कहा दिया, आपने तो 8 अरब का हम पे इल्जाम लगा दिया, हमने उस पर रिएक्ट किया तो कुछ मीडिया वाले भी नाराज हो गए। हम यही कह रहे हैं कि 8 अरब दिया कहाँ है, आपने पहले तो ये प्रूव करें।
अच्छा, आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप दिल से पीटीआई वाले हो नहीं। आप अभी ताजा नया पीटीआई में आए हो, तो पीटीआई वाले भी आपको अपना नहीं समझते। मैं तो उन पीटीआई वालों की बात करता हूँ जो कहते हैं पीटीआई हमारी जागीर है, हमने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, हमने जो है इमरान खान के फाउंडर मेंबर है। वो आके कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि जी 8 अरब रुपए है। हमें तो टोटली हमने 1 अरब 8 करोड़ रुपए का राशन दिया है अपने ही इंतजामिया के थ्रू। आप लोगों ने एहसास प्रोग्राम जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसको शौकत बसरा ने भी जो है इस्तेमाल किया है, शौकत बसरा मेरे ख्याल में एमपी है तो उस वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आज तक वहां पर जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा से जो है एहसास प्रोग्राम का नाम चेंज करके एहसास प्रोग्राम रखा और उसी डेटा से जो है फंड निकाल के लोगों को 12-12 था। तो हम पे ये इल्जाम लगाना, भाई हम कहते हैं कि ये कोरोना हमारी आपकी हम सबकी जंग है, इसको मामूली ना समझे। ये लॉकडाउन जो आपने खोला है ये बहुत डेंजरसली आप देखेंगे। कोई भी मुल्क आप देख लें, CNN में ये रिपोर्ट चली है कि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां पर पीक पे भी अभी नहीं पहुंचा है और उससे पहले लॉकडाउन खत्म कर दिया है। ये लॉकडाउन खत्म करने के खतरनाक खुदा न खास्ता नताइज निकलेंगे। हम उस चीज से डर रहे थे। हम चाह रहे थे कोरोना वायरस में आप सूबाइयत की बात ना करें, जो शाह महमूद एक फॉरेन मिनिस्टर होकर हमें इस तरह सिंध को खिताब सिंध के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था जैसे एक फॉरेन मिनिस्टर जो है मुल्क के लिए इस्तेमाल करता है। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आपकी क्या राय है सिंध हुकूमत की, विफाक की क्या राय लॉकडाउन को लेके? तो सबको पता है निज़ामी साहब इस हवाले से क्या राय रखते हैं, उनसे ये भी पूछूंगी। और साथ ही अभी प्रोग्राम में आपने बसरा साहब से कहा कि आप तो पीटीआई में नए और पीटीआई ने आपको दिल से कबूल नहीं किया, इस तरह के कुछ आपके अल्फाज थे। तो बसरा साहब आपसे जानने की कोशिश करूँगी कि वाकई इस बात में कुछ सदाकत है, और अगर है तो फिर ये तो बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है पीटीआई पर, इससे इमेज भी ख़राब हो सकता है पीटीआई का। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी बसरा साहब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। तीनों मेहमानों का दोबारा तारुफ करवा देते हैं। नबील गबोल साहब, शौकत बसरा साहब और आरिफ निज़ामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैंने अभी कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था नबील गबोल साहब आपसे कि जी जो टिड्डी दल का मसला है, सिंध हुकूमत पीटीआई वालों से ज़ाहिर बात है वफाक से ताउन चाहती है, लेकिन मैंने बसरा साहब से पूछा था कि आपने उनको जहाज़ दिया वो भी पायलट के बगैर। तो आपसे मैंने जब पूछा तो आपने कहा कि मुझे नहीं पता आप किस जहाज़ की बात कर रही हैं। तो मेरी टीम ने वो क्लिप निकाला है, ज़रा क्लिप चलाइएगा, आप भी ज़रा सुनिएगा कि मैं किस जहाज की बात करी थी और किसने ये बात की थी, जरा आप भी सुनिएगा। ये इसी महीने के फुटेजेस है, तस्वीर है कंबर शदादकोट के। लोकस उस वहाँ के फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये है तस्वीर लड़कानों का, ये है लड़काना का जहाँ हमारा शहर में लोकस पहुँचे। ये है खैरपुर, नवाबशाह, मटियारी, कश्मीर। वादा किया था जहाज के, एक जहाज पहुंचा है, वो सखर में खड़ा है, अब तक कोई पायलट नहीं। जी गबोल साहब, बिलावल साहब की आपने आवाज़ सुनी, अगर आपके सामने टीवी नहीं होगा लेकिन आप सुन पा रहे होंगे कि किसने ये बात की थी। अब ज़रा पहले मैं आपसे जवाब चाहूँगी इसका, उसके बाद निज़ाम साहब आपकी तरफ आती हूँ। देखिए, मुझे वाकई मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है, लेकिन अगर चेयरमैन बिलावल ने ये बात की है कि जहाज पहुंची और पायलट नहीं पहुंचा तो ठीक है। आपने बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी? नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं हर वक्त टीवी के सामने बैठूं। जी जी, ठीक है। ये इस टाइम पे मैं किसी और जगह मसरूफ था हल्के में, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि जहाज अगर पहुंची है तो पायलट अगर नहीं दिया है ये कोई बड़ा इशू नहीं है, चले ठीक है, पायलट भी हम खुद अरेंज कर लेंगे। लेकिन एक जहाज से कुछ नहीं होगा, एक जहाज के अंदर जितने केमिकल्स हैं उसको स्प्रे करने से कुछ नहीं होगा। पूरे सिंध के कुछ तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जबरदस्त किस्म का लोकस का अटैक है टिड्डी दल का। अगर ये चीज नहीं रोका गया 3 दिन के अंदर ये सारे डिस्ट्रिक्ट से जो है जितने भी अभी यहाँ पर इसको जो है कपास का सीजन है सबको नुकसान होगा।
और ये नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है, ये सिंध का नुकसान नहीं है। पाकिस्तान में कॉटन की कमी होगी तो इसकी जिम्मेदार फिर कौन है? इसका जिम्मेदार वफाक है, क्योंकि वफाक प्रोवाइड करता है आपको ये सारी सहूलतें जो कि अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। एक जहाज से कुछ नहीं होगा, पायलट तो चलो हम कर लेंगे, लेकिन हमें एक नहीं, हमें 10 जहाज की जरूरत है जो हर डिस्ट्रिक्ट में आए। ये इशू है। ठीक है जी, सही है। नबील साहब आपका पॉइंट आ गया। निजामी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगे, फिर बसरा साहब आपकी तरफ आते हैं। निजामी साहब, ये जो अब ये टिड्डी दल का मसला है, आपके मुताबिक हल कौन करेगा, विफाक या सूबा? अगर विफाक नहीं यार मामला हल करना है तो फिर 18वीं तरमीम क्या है जिस पर इतना झगड़ा, इतनी गुफ्तगू चल रही है? देखिए, 18वीं तरमीम का यह मतलब नहीं है कि सूबे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। पाकिस्तान एक वफाक है, वफाक की कुलीदी जिम्मेदारियाँ भी हैं, और इस मामले में हर चीज़ को सियासी या मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि गबोल साहब ने दुरुस्त फरमाया, ये कौमी नुकसान है, और सिंध हुकूमत या शायद पंजाब के पास भी खुद ऐसी वसाइल नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कि अकेले वो ये टिड्डी दल का मुकाबला कर सकें। ये एक पाकिस्तान का मसला, पंजाब भी मुतासर है इससे, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट भी मुतासर है। एक तो वैसे ही हमारी इकॉनमी भी बैठी हुई है, एग्रीकल्चर भी बैठी हुई है, ऊपर से अगर ये टिड्डी दल का मामला हुआ और हमारे जितने पाकिस्तान बाहर काम करते थे लोग वो भी वापस आ रहे हैं, तो इकॉनमी का तो बिल्कुल ही पटड़ा हो जाएगा। सही। अच्छा बसरा साहब, आपने निज़ामी साहब की राय भी सुनी, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। अब इस पर आप क्या कहते हैं? वाकई विफाक की तो जिम्मेदारियों में बहुत सी चीज़ है, क्या फिर विफाक हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभा पा रही, और सिंध गवर्नमेंट की जो बहुत सी शिकायत है उनमें से कुछ शिकायतें वाकई बिल्कुल ठीक है, वजह हैं? डॉक्टर फिजा, पहले तो मैं एक फ़िक्रा कहा था नबील गबोल साहब ने कि ये सिलेक्टेड है। मैं उस वक्त भी जवाब देना चाह रहा था, जहाँ से हम जीते हम सिलेक्टेड हैं, और जहाँ से ये जीते हैं वहाँ से इलेक्टेड है। ये इलेक्शन जीत जाएँ तो बिल्कुल इलेक्शन फेयर होता है, हम जीत गए तो इलेक्शन जो है वो सिलेक्शन हो गई है। इनसे ये पूछने के आज 2 साल गुजर गए हैं, एक रिट पिटीशन उन्होंने किसी अदालत में दायर की है, तो बस वो सिर्फ वो सियासी हुई ना, सियासी पॉइंट स्कोरिंग। अब जहाँ तक बात है टिड्डी दल की, देखिए टिड्डी दल ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमारे ख़ुद ज़िलों के अंदर जैसे निज़ामी साहब ने कहा वहाँ पे भी इशू है, और वहाँ पे बाकायदा आर्मी के हेलीकॉप्टर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो भी वफाक भी दे रहे हैं। लेकिन जो बात अभी कर रहे थे, जहाँ पर बात आ जाती है कि जी अपनी जिम्मेदारी, यानी खुद कुछ नहीं करना, खुद ये करना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी है, वफाक हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। ओ भाई, ये प्रेस करें ना, फिर आप सब कुछ ख़त्म कर दें। आपको हमने तालीम के लिए, सेहत के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सारा कुछ दे दिया, और जब जिम्मेदारी की बात आई, जब देखा कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, हम नाकाम हो गए, जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पे डाल दो। इसी तरह जिस तरह लॉकडाउन, अच्छा चले हमने अभी कह रहे थे लॉकडाउन का बहुत नुकसान होगा, आप फैसला ले लें, आप लॉकडाउन कर दें दोबारा सिंध को, कौन मना कर रहा है आपको? गुजारिश सिर्फ इतनी है, जो बातें मैं फिर कह रहा हूँ, इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। जो बातें हम बंद कमरे में करते हैं वही आगे टीवी पे बैठ के करने की ज़रूरत है। डेली बेसिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए राब्ते में होते हैं, बातचीत होती है। जैसे ही रात को 7 बजते हैं जनाब, तोपों का रुख शुरू हो जाता है, कोई दूसरी अपनी बांसुरी बजा रहा है, कोई दूसरी बांसुरी बजा रहा है। और फिर मैं एक बात कहूँ कि हम सब लोगों को खुदारा अक्ल और होश के नाखुन लेने चाहिए। ये जो कोरोना है ना, ये ना कोई सूबा देखता है, ना ये कोई मजहब देखता है, ना कोई जात देखता है, और इवन पूरी दुनिया के अंदर फैल गया भाई। तो आप ताने देने की बजाय अपनी अपनी परफॉर्मेंस, अपने अपने सूबे जहां जहां आए अपनी परफॉर्मेंस करें। तो आप अभी शाह महमूद साहब की बात मैं कह रहा हूँ, बड़ी निज़ामी साहब का माशाल्लाह एक फिक्र, निज़ामी साहब का बड़ा तजर्बा है। लेकिन निज़ामी साहब होता ये है कि जब बार बार आप एक तनकीद का निशाना बनाते जाएंगे, फिर अल्टीमेटली आदमी रिएक्ट करता है। हालांकि मखदूम शाह महमूद कोई साहब बहुत कूल आदमी है, वो बिल्कुल ठंडे रहते हैं। लेकिन आज आप देख लेंगे इजलास इन्होंने बुलाया कि जी कोरोना के लिए बुलाना है, अपोजिशन लीडर गायब हो गए, और ख़ुद फिर मांडीवाला साहब ने कह दिया इजलास को ख़त्म करें, और वहाँ पर आकर इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया। भाई इजलास तो बुलाया है कि आप तजावीज़ दें, क्या चाहते हैं कोरोना के लिए, क्या करना है। लेकिन वहां पे भी आकर आप सियासत करेंगे, अल्टीमेटली आपको रिएक्ट तो करना है, आपने जवाब तो देना है। आप अपनी परफॉर्मेंस का जवाब दें कि आज तीसरा टेन्योर है सिंध के अंदर आपका। फिर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कुत्ता काटने की
ठीक है गबोल साहब, आपने बसरा साहब की गुफ्तगू सुनी। आपसे मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत सी बातों का जवाब देना चाह रही हूँ। तो निजामी साहब आपकी तरफ आते हैं, लास्ट कमेंट लेती हूँ। जी नबील साहब। मैंने कहा बसरा साहब की नबील साहब की आवाज नहीं आ रही शायद। जी जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी जी, आवाज आ रही है। मैंने कहा सब्र से इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या बोलना चाहेंगे। शौकत बसरा का मैं जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि शौकत बसरा को मैं पीटीआई वाला समझता ही नहीं हूँ। मैं कोई पीटीआई वाला बिठाया तो मैं उसको जवाब। शौकत बसरा बीच मजबूरी में चले गए। आप भी पीटीआई में आए थे? नहीं मैं नहीं आया था भाई, मेरा दोस्त है इमरान खान। मेरा इमरान खान कल भी दोस्त था, आज भी दोस्त है, और इमरान खान के साथ मैंने बड़ा टाइम गुजारा है। और इमरान खान से पूछ ले कि उन्होंने मुझे टिकट घर पे भेजा था, मुझे एमएनए का टिकट घर पे भेजा था जो मैंने वापस किया। अच्छा, इसमें मैं निजामी साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। ठीक है निजामी साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी। अच्छा मुझे बताइए निजामी साहब, आप सेकंड सेगमेंट में आए हैं। फर्स्ट सेगमेंट में भी ये बात नबील साहब ने बोली थी कि भाई पीटीआई वालों ने दिल से कबूल नहीं किया हुआ बसरा साहब को। तो निजामी साहब सवाल अब ये निकलता है इस सिचुएशन में से कि अब उन्होंने टीवी पे बैठ के नबील गबोल साहब ने बसरा साहब को ये बात कह दी, और इस तरह की बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी होती रहती हैं, और आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपके कानों में भी पड़ती रहती होंगी। लेकिन निजामी साहब, अगर इस तरह वाकई है कि अगर बसरा साहब को ये ताना दिया जा रहा है सबके सामने बगैर डरे बगैर घबराए गबोल साहब की जानिब से कि पीटीआई ने आपको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है, तो फिर अगर वाकई ऐसी सिचुएशन है तो पीटीआई का तासुर इससे कितना खराब होगा कि लोग अपनी पार्टी इतनी लंबी वफादारियां छोड़कर तब्दीली करते हैं अपनी पार्टी की, और उसके बाद फिर अगर आपको एक्सेप्ट ना किया जाए, इससे पीटीआई का तासुर कितना खराब जाएगा। नहीं, लेकिन ये तो बसरा साहब ही बता सकते ना। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है कि उनको कबूल नहीं किया गया या ऐसी बात, क्योंकि ये बात हो तो फिर जो फिर नबील गबोल साहब इतने कॉन्फिडेंस से 2 बार ये बात कह गए प्रोग्राम में निजामी साहब, फिर उनको उनके कॉन्फिडेंस की तरह दाद देते हैं। लोग ना देखें, शाह महमूद कुरैशी कहाँ से आए हैं, फिरदौस आशिक़वान जो भी गई हैं वो कहाँ से आई हैं, बाबर रवान कहाँ से आए हैं, मैं किस किस का नाम लूँ जो मुख्तलिफ़ जमातों की हिजरत करके यहाँ पहुँचे। तो शौकत बसरा तो फिर भी एक लिहाज से पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहे हैं इतने साल। लेकिन एक और बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो एक चीज़ जो इजलास से साबित हुई है कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं कि वो रिक्वेजिशन करके कि ज़िद करके कि मैं ये इजलास बुलाऊँगा, और फिर एक जिस तरह स्कूल जाने से बचने के लिए बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट भेज देते हैं, जी मैं तो कोरोना वायरस की वजह से नहीं आ सकता। अगर ऐसी बात है तो आज राजा जफर लक जो उनसे उम्र में कई बड़े हैं और बुज़ुर्ग हैं वो कैसे आ गए, और बहुत सारे लोग हैं। तो ये असल में PMLN ने तो अपने आप को खुद ही इस मामले से खारिज कर लिया। अब असल मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी में और PMLN में लगता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया निजामी साहब और नबील गबोल साहब, शौकत बसरा साहब, आप तीनों मेहमानों का। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।